यूलर डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री टर्म 2 के मॉडल सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग पहले देखते हैं इनमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। ऐसे पिछले दो सेट में हमने डिस्कस किया ही है। 12th क्लास का है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, टोटल 35 मार्क्स के हैं और हमारे पास समय 1.5 घंटे का समय है इसे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में है, आपको पता है कि पहले 7 क्वेश्चन जो हैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। इनके आंसर 1 वर्ड या 1 लाइन पे आपको देना है। ये टोटल 7 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 5 हल करने हैं और इनके मार्क्स आपको एक सही पे 1 मार्क्स करके मिलने वाला है। इसके बाद के अगले 7 क्वेश्चन जो हैं ये लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप है। ये 3 मार्क्स के हैं और इनमें भी 7 क्वेश्चंस में से 5 आपको सॉल्व करने हैं और अंतिम के 5 क्वेश्चन जो हैं इनमें से आपको 3 हल करना है जो 5 मार्क्स के हैं। आइए आज में हम लोग जो मॉडल सेट 3 पढ़ रहे हैं इनके क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें मिला, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। हमें वेग दिया हुआ है R इक्वल के ए के सांद्रता कंसंट्रेशन का पावर 2 और इसका पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये पावर 1 है। तो ऑर्डर या फिर कोटि ये होता है, बस इनके पावर को आपको जोड़ना है। तो इनके पावर को आपस में जोड़ दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 2 जोड़ 1, यानी कि इसकी ऑर्डर जो है ये 3 ऑर्डर का या फिर 3 कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखा हुआ है। तो हम लोग बता सकते हैं इस रिएक्शन का कोटि या ऑर्डर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशोषण के एक महत्व को लिखे या एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन बताइए। एडजॉर्प्शन का काम क्या है, कहाँ पे काम आता है? तो आपने देखा होगा, आप नए जूते के डब्बे या कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल वगैरह खरीदते हैं तो उसके अंदर में ऐसा छोटा छोटा सिलिका जेल का पैकेट डाला होता है। सिलिका जेल का काम क्या है? सिलिका जेल का पैकेट इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो भी पदार्थ या जो भी वस्तु जो है ये अगर नमी से खराब होने वाले, मॉइस्चर से खराब होंगे तो ये नमी को अपने सतह में अधिशोषित कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। तो पहला इसका जो काम है, इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर, आर्द्रता के नियंत्रण में। ऐसे हमें एक ही इसका काम बताना है, और भी काम अगर बताएं तो ये डी कलर करने के काम आता है। आपको पता है चीनी जब बनाया जाता है तो जो आपका रो चीनी होता है, कच्चा चीनी लिक्विड, जो आपका भूरे रंग का लिक्विड होता है, इसको चारकोल बेड से गुजारा जाता है, जिसके कारण जितने भी कलर के पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो जाके चारकोल में चिपक जाते हैं और हमें दूसरी ओर से रंगहीन चीनी का द्रव मिलता है जिसे बाद में क्रिस्टलीकृत कर लिया जाता है। तो रंगहीन बनाने में, आर्द्रता वगैरह को नियंत्रण में, और भी अगर कहें तो गैस मास्क वगैरह में, गैस मास्क जो होता है उसमें चारकोल होता है जो विषैली गैसों को अधिशोषित कर लेता है। तो इन सब में अधिशोषण या एडजॉर्प्शन का काम किया जाता है। नेक्स्ट है, CuNH3 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसे x मान लेते हैं। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इक्वल x। सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। x जोड़ अमोनिया का चार्ज 0, क्लोराइड का चार्ज, अच्छा Cl3 है ना, क्लोराइड का चार्ज -1 इंटू 3 इक्वल 0। तो ये हो गया आपका x 0 -3 इक्वल 0, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया? x का वैल्यू हमें मिल गया है +3, यानी कि यहाँ पे कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका +3 का है। नेक्स्ट, हमें इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका जब हमें नाम लिखना हो, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं कार्बन के, तो वो तो सीधे मिल गया।
दूसरा काम है नंबरिंग करना है। नंबरिंग उधर से किया जाता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले, इसलिए नंबरिंग होगा ये साइड से। 4 कार्बन के लिए नाम हो गया ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड का इन, और 1 पे एल्कोहल का क्या लगा हुआ है ऑल, तो इसका नाम है ब्यूट 2 इन 1 ऑल। आइए इसके बाद हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस? तो ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये होता है विटामिन ए के डिफिशियंसी से, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। पीवीसी का एक उपयोग बताएं, राइट एनी वन यूज ऑफ पीवीसी। पीवीसी का उपयोग है, इससे पाइप बनाए जाते हैं। आपको पता है इससे रेनकोट बनता है, फ्लोर कोटिंग या फ्लोर कवरिंग जो कहते हैं, कवरिंग के काम आता है। खिलौने डॉल्स वगैरह बनाने के काम में आते हैं। तो पीवीसी से मेनली आप देखे होंगे ये जो पानी वाला पाइप होता है उस पर लिखा होता है पीवीसी पाइप्स। तो पीवीसी का पाइप वगैरह बनाने के, फ्लोर कवरिंग, फ्लोर में जो चिपकाया हुआ रहता है प्लास्टिक सा जमीन फर्श पे, ये आपका बनाने में काम आता है। रेनकोट वगैरह है, खिलौने वगैरह बनाने में पीवीसी का काम किया जाता है। दर्द शामक यानी कि एनाल्जेसिक का एक उदाहरण है। एनाल्जेसिक जिसे हम लोग पेन किलर कहते हैं, जो हमें दर्द से रिलीफ दिलाता है, दर्द से आराम दिलाता है। तो एनाल्जेसिक्स का सबसे कॉमन एग्जांपल जो है ये है पैरासीटामोल। दूसरा एस्प्रिन भी इसी के एग्जांपल पे आता है। पैरासीटामोल पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बुखार में भी काम आता है, ये दोनों के काम आता है। बुखार कम करने के भी काम में आता है और दर्द को कम करने के भी काम आता है। एस्प्रिन का भी वही है। तो हमें एक उदाहरण बताना था, हम लोग याद रख सकते हैं पैरासीटामोल है, एस्प्रिन, ये सारे जो हैं ये आपका और भी है कोडिन, मॉर्फिन, ये सारे भी आपके जो हैं ये दर्द शामक या दर्दनाशक के उदाहरण हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसका वेग स्थिरांक 200 सेकंड इनवर्स है के अर्धायु की गणना करें। हमें वेग स्थिरांक यानी के का मान दिया हुआ है 200 सेकंड इनवर्स। हमें किसका मान निकालना है? हमें अर्धायु यानी कि हाफ लाइफ निकालना है। और बताया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए संबंध है अर्धायु बराबर होता है 0.693 बाई के। तो 0.693 बाई 200, अगर 2 से डिवाइड कर लें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.3465, और नीचे बस 2 से डिवाइड किए तो इंटू 10 टू द पावर -2, 3.465 इंटू 10 टू द पावर -3, और यूनिट हो गया सेकंड। फिर से बड़ा आसान सा संबंध है। अगर हमें के का मान दिया हुआ है और अर्धायु निकालना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो अर्धायु बराबर होता है 0.693 बाई के मान से 0.693 को भाग दे दीजिए। यहां से आपको आंसर में अर्धायु मिल जाने वाला है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। पहला है डायलिसिस। डायलिसिस होता क्या है? डायलिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं कोलाइडल सोल के संदर्भ में। तो डायलिसिस होता है द रिमूवल ऑफ dissolved impurities by the mean of diffusion through SPM semi permeable membrane is called dialysis। कोलाइडी विलयन में घुली हुई अशुद्धियों यानी कि छोटे आकार के जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, क्रिस्टलोइड कहलाते हैं, उनको अगर हम लोग क्या है डिफ्यूजन विसरण की सहायता से अगर हटा रहे हैं
तो इसी प्रक्रिया को कहिएगा कि ये मेरा क्या है, डायलिसिस, हिंदी में अपोहन कहते हैं। अपोहन के लिए किया क्या है जाता है, तो अपोहन के लिए किया जाता है कि ये अपोहक झिल्ली है, अपोहक झिल्ली है, इसका एक थैला बना के इसके अंदर में जो आपका अशुद्धि वाला कोलाइडी विलियन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बहते हुए पानी में जाकर रखे रहते हैं। जब बहते हुए पानी में रखे रहते हैं और ये बाहर वाला जो आपको दिख रहा है ये परत जो है, ये अपोहक जो होता है ये अर्ध परागम्य झिल्ली का बना होता है। इससे कोलाइडी कण गुजर नहीं सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाभ के कण गुजर सकते हैं। क्रिस्टलोइड पार हो जाएगा लेकिन कोलोइड पार नहीं होगा। जब यहाँ से लगातार पानी हम लोग यहाँ से बहाते जाएंगे तो लगातार पानी बहाने से होता है कि यहाँ से जितने भी क्रिस्टलाभ के कण हैं ये इसमें घुलते हैं और ये पानी के साथ बाहर चले जाते हैं, वाटर प्लस क्रिस्टलोइड, और जितने भी कोलाइडी कण हैं केवल वही उसके अंदर में रह जाते हैं। और ऐसे करके हम लोग कोलाइडी विलियन को शुद्ध कर सकते हैं। फिर से डायलाइसिस है क्या, डायलाइसिस है रिमूवल ऑफ डिजॉल्व इंप्योरिटीज या फिर क्रिस्टलोइड्स। क्रिस्टलोइड क्रिस्टलाभ को अगर घुला हुआ है, इसे अगर हमें कोलाइडी विलियन से अलग करना है तो इस अलग करने की प्रक्रिया को ही हम लोग अपोहन हिंदी में, इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस कैसे किया जाता है, तो इसका एक बेसिक सा डायग्राम है। ये मेरा डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, इसमें हमने अशुद्ध कोलाइडी विलियन को रखा है। यहां से जब हम लोग जल को गुजारेंगे तो जितने भी क्रिस्टलोइड यानी कि छोटे आकार के कण हैं ये इनमें घुलकर बाहर चले जाएंगे और केवल कोलाइडी कण इस बैग के अंदर में रह जाएगा, और ऐसे करके शुद्ध किया जा सकता है। दूसरा शब्द है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो टिंडल प्रभाव होता है व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट is passed through a colloidal soul the path of beam get illuminated. This effect is called टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव क्या है, जब कभी भी अगर हम लोग कोलाइडी विलियन से हम लोग अगर एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट जैसे लेजर लाइट वगैरह को अगर पास कराएंगे तो होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि हमने यहां से लाइट भेजा, अगर हम लोग पानी से टॉर्च लगाकर ये पार करते हैं तो आपको दिखेगा कि सीधे इस ओर वो प्रकाश निकल जाएगा, बीच में कुछ नहीं दिखने वाला है। लेकिन टिंडल प्रभाव के कारण क्या होता है, अगर आप कोलाइडी विलियन में यही काम कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये पूरा रास्ता जो है ये चमकने लगा है, और ये पूरा रास्ता अगर चमकने लगे तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि ये मेरा क्या है, टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव या कोलाइडी विलियन। तो कोलाइडी विलियन के लिए एक बेसिक सा ये है फिगर है, चलिए ये जितने तक में आता है, इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये इरेज हो गया था, ध्यान दीजिएगा। ये केवल पानी है, पानी से जब अगर हम लोग टॉर्च से लाइट अगर पास कराएंगे तो हमें बीच का रास्ता कुछ नहीं दिखने वाला है। लेकिन अगर कोलाइडी विलियन से हम लोग गुजार रहे हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए प्रकाश कैसे जा रहा है, तो इस दिशा से जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखे तो इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है एकदम घने जंगल में। घने जंगल में जब लाइट अंदर की ओर आता है तो देखिए हमें दिख रहा है कि ये कैसे करके ये अंदर की ओर आ रहा है, और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि ये मेरा टिंडल प्रभाव है। और भी है, अगर कहीं पे छेद हो या कोई खिड़की खुली हुई हो अंधेरे रूम में तो हमें दिखता है कि किस प्रकार से प्रकाश यहाँ एंटर कर रहा है, तो इसे कहिएगा कि ये आपका क्या है, टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव से रिगार्डिंग एक लाइन जरूर से याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव दर्शाता कौन है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है आपका कोलाइडी विलियन, या फिर सस्पेंशन, निलंबन भी दिखा सकता है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस यानी कि वास्तविक विलियन, अगर आपने पानी में चीनी वगैरह घोला है या जरा सा नमक वगैरह घोला है तो ये आपका टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, यूजिंग आईपीसी नॉर्म्स राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। आईपीसी नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सूत्र लिखें।
आइए मैंने इसे एक एक करके सेपरेट किया हुआ है। जैसे पहला मिला पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, तो हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले में भी था। हम लोग इसका जब नाम लिखने जाएं तो हम लोग नाम लिख सकते हैं। सबसे पहला धनायन, मेरा पहला वाला धनायन यानी केटायन। पोटेशियम, पोटेशियम आयन क्या हो गया, के पॉजिटिव। ऋणायन यानी कि एनायन जो है, एनायन मेरा कॉम्प्लेक्स आयन है, और कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, टेट्रासाइनोनिकलेट है। अब टेट्रासाइनोनिकलेट में आपको पता है लिगेंड के नाम को या लिगेंड के फॉर्मूला को बाद में लिखा जाता है, पहले मेटल के नाम या फॉर्मूला सिंबल को लिखते हैं। तो निकेल, इसके बाद आएगा साइनो कितने बार, 4 बार, और इसका चार्ज आवेश को मान लेते हैं हम लोग x है। अब ये x का मान मिलेगा कैसे, x का मान मिलेगा सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ने से। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2, Cn साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और कितने बार है ये, 4 बार। 2 में 4 घटा दिए तो ये बच गया -2। तो हमें मिला निकेल Cn4, और बाहर से क्या लिखा हुआ है, 2 नेगेटिव, जबकि धनायन केटायन पे आपको दिख रहा है कि K पॉजिटिव था। तो इस पे K पॉजिटिव और इस पे क्या है, 2 नेगेटिव है। अगर हम लोग कंप्लीट यौगिक का सूत्र लिखें, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, पहले केटायन पोटेशियम, फिर एनायन, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग चार्ज को जरूर से बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कर लेंगे कहने का मतलब है इसमें एक बार प्लस है, उसमें 2 बार माइनस है, तो 2 बार माइनस है तो बैलेंस करने के लिए 2 बार प्लस होना चाहिए, इसलिए इस पे हम लोग 2 लगा दे रहे हैं। तो ये हो गया मेरा फाइनल फॉर्मूला K2NiCN4। ये है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो हेक्साएमाइन पहले में देखिए, अब की बार में है कि पहले ही साइड में आपको कॉम्प्लेक्स वाला है, यानी कि धनायन जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स है, और ऋणायन जो है वो मेरा क्या है, काउंटर आयन जो है सिंपल आयन है। तो पहले केटायन, सबसे पहले मेटल कोबाल्ट, एमाइन NH3, और हेक्सा यानी कि 6 बार, इसका आवेश X, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 3 और इसका 0 आ गया +3। ऋणायन क्या है, एनायन, एनायन है सल्फेट आयन। सल्फेट आप जानते हैं SO2 नेगेटिव, इसलिए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पहले केटायन CONH3(6), ये है सल्फेट। चार्ज का थोड़ा देख लें, इस पे 3 पॉजिटिव है, ये लिख सकते थे यहाँ CONH3 कितना है, 3 पॉजिटिव ना, इस पे 3 पॉजिटिव है, जबकि सल्फेट पे 2 नेगेटिव है। हमें चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके चार्ज को उस पे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, उसके वाले को इस पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब एक पे 3 प्लस है। अगर ऐसा हम लोग 2 ले लें तो टोटल कितने प्लस हो गए, 6 पॉजिटिव। इसके एक में 2 माइनस है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पे भी हो गए 6 नेगेटिव। तो 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव ये एक दूसरे को कैंसिल या बैलेंस कर लेगा। अगला है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ये तो सिंगल एक ये में आ गया। सबसे पहले निकेल कार्बोनिल CO और 4 बार X, निकेल का चार्ज 0, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 0, चार्ज तो 0 आ रहा है, 0 चार्ज लिखते नहीं है, तो बस इसका सूत्र बन गया NiCO4। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें IUPAC नाम दिया हुआ रहे तो उप संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। आइए, हमें दिया हुआ है निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद लिखें। तो C6H5NH2 एनिलिन, इसको हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं NaNO2 और HCl से। टेम्परेचर लिखा हुआ है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इससे बनेगा A। चलिए हम लोग स्पेस रख लेते हैं और वहां पे कलर चेंज करके कोई दूसरे कलर से लिख देते हैं। तो आपको पता है एनिलिन NaNO2 HCl से अगर कंबाइन या रिएक्ट करता है तो यहाँ से डाइजोनियम बनाता है।
तो यहां से बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। फिर इस पे आगे कंटिन्यू, ए जो बना इसको रिएक्ट कराना है CuCN से। इसको जब हम लोग CuCN से रिएक्ट कराते हैं तो यहां से B बनता है। B में क्या बनता है तो आपको पता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCN से रिएक्ट कराने से यहां से साइनोबेंजीन बनता है या बेंजोनाइट्राइल बनता है। बेंजीन के ऊपर आ गया CN। फिर कंटिन्यू करते हैं, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं H2Ni से। H2 विथ Ni का काम है, ये रिडक्शन के काम आता है। और आप पढ़े हैं जब कभी भी साइनाइड का रिडक्शन किया जाता है निकेल या रेने निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से, तो यहां से प्राइमरी एमाइन बनता है। तो प्राइमरी एमाइन बन गया CH2NH2। रिएक्शन का नाम जो ये आप यूज कर रहे हैं, इस रिएक्शन को कहा जाता है मेंडिस रिडक्शन। तो ऐसे करके हम लोगों ने, ये था A, ये है B भी बनाया और ये हम लोगों ने C भी बनाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, आपको पता है जब एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं आपस में तब जाकर ये लोग पेप्टाइड बनाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जब एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और काफी ज्यादा जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। तो जब दो एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो जिस बॉन्ड से दोनों जुड़ते हैं, अगर आप बोलें तो मैं डायग्राम बना सकता हूं। जब दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से एक जल का अणु हटेगा और जब ये एक जल का अणु हटेगा तो ये आपका बनाते हैं CO और उधर से हो गया NH। दो एमिनो एसिड्स को पेप्टाइड में जोड़ने वाला बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमें डिफाइन कैसे करना है, हमें डिफाइन करना है दो एमिनो एसिड एक जल के अणु के विलोपन से जोड़कर जब पेप्टाइड बनाते हैं तो दो एमिनो एसिड इकाइयों को आपस में जोड़ने वाले बंध को ही हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। द बॉन्ड which bonds together two amino acids in a peptide, it may be dipeptide, tripeptide, is called a peptide bond या peptide linkage। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, पेप्टाइड लिंकेज हो गया। सेकंड B नंबर है, अब प्रोटीन के डीनेचुरेशन से क्या समझते हैं या प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन की जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जैविक सक्रियता है, वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे। अगर हम लोग इसमें कोई भी चेंज ला दें, स्ट्रक्चर में चेंज लाया जा सकता है बाय एडिंग एनी सॉल्वेंट, बाय हीटिंग, बाय चेंजिंग इट्स पीएच, बाय एडिंग एसिड, बेसेज और एनी एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज लाते हैं जिससे कि इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है या खो देता है, तो फिर कहिएगा कि ये आपका डीनेचुरेट हो गया है, यानी कि ये खराब हो गया है, और इसी प्रोसेस को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसका एग्जांपल है, आपको पता है अंडे का जो सफेद भाग है, इसको जब आप हीट करते हैं तो पहले व्हाइट पार्ट जो है वो तो आपका वाटर सोल्युबल है। कच्चा अंडा का जब आप पानी में डालिएगा तो वो घुल जाएगा, लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं या बॉयल करते हैं तो आपको पता है कि ये रबड़ जैसे मास, मतलब कि एकदम रबड़ जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे ही आप कहिएगा हीटिंग ऑफ एन एग इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये जो रबड़ फॉर्म में बदल जाता है तो इसे कहिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे डीनेचुरेशन हो रहा है। फिर से
अगर हम लोग कुछ भी ऐसा चेंज लाएं जिससे कि जो आपका प्रोटीन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ये गड़बड़ हो जाए, बदल जाए, जिससे इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाए, तो फिर कहिएगा कि ये आपका डीनेचुरेशन है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य दो अंतर बताइए। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहला देखिए, ये है मेरा थर्मोप्लास्टिक, इसी के बेसिस पे हम लोग ये लिख देंगे या अंतर बता देंगे। ये कौन सा है? तो ये है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसको कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक उसे कहा जाता है जिसे आप गर्म करने से ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, फिर से ठंडा करने से ये आपका हार्ड हो जाएगा। यानी कि इसको मेल्ट करके बार बार नए नए सांचों से नए नए आकृतियों का निर्माण अगर किया जा सकता है तो ये थर्मोप्लास्टिक है। नए नए आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो थर्मोप्लास्टिक। दूसरी कैटेगरी है थर्मोसेटिंग की। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको जो एग्जांपल में दिख रहा है, जैसे कुकर का हैंडल या फिर उसके बाहर से जो इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, ये एक बार बन जाने के बाद अगर आप इसे हीट भी कीजिएगा तो ये किसी भी हाल में मेल्ट नहीं होने वाला है। यानी कि जो एक बार जिस शेप का बन गया, इसे फिर से आप मेल्ट वगैरह अगर नहीं कर सकते हैं, तब मैं कहिएगा कि ये मेरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। रिपीट कर रहा हूं, जिसे बार बार मेल्ट करके नया नया स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है तो फिर कहिएगा कि ये थर्मोप्लास्टिक है। जिसे मेल्ट करके फिर से, मतलब एक बार हार्ड हो गया तो इसे मेल्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब एक ही बार बनेगा जो बनेगा, फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता, तब मैं कहिएगा कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये तो एक डिफरेंस हो गया। सेकंड, स्ट्रक्चर वाइज अगर डिफरेंस बताया जाए तो थर्मोप्लास्टिक का खासियत होता है कि इसका जो चेन होता है ये लीनियर चेन का होता है। लीनियर चेन का होता है, हो सकता है कहीं कहीं छोटे छोटे ब्रांचेस हो जाए लेकिन काफी कम नंबर में होंगे। जब कोई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, या क्रॉस लिंक्ड आपका प्लास्टिक है। क्रॉस लिंक आपका तीन चार जो पॉलीमर चेन से आपस में क्रॉस लिंक्ड रहेंगे, इसमें काफी ज्यादा में ब्रांचेज अगर होंगे, तब मैं कहेंगे कि ये मेरा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट, राइट ब्रीफली विथ इन वन एग्जांपल इन ईच। एंटीसेप्टिक, आपको एंटीसेप्टिक के बारे में बताना है। एंटीसेप्टिक है क्या? जब कभी भी कहीं पे हम लोग कट जाते हैं या कहीं घाव वगैरह लग जाता है, तो इसमें जो इसको बैक्टीरिया वगैरह के प्रभाव से बचाने के लिए जो हम लोग इस पे लगाते हैं, इसे ही कहते हैं कि एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का सबसे बड़ा उदाहरण है डेटोल। अगर आप और क्रीम वगैरह के बारे में जानते हैं तो एक दूसरा नाम है सुप्रामाइसिन। ये सारा एंटीसेप्टिक है। हम लोगों ने पहले वाले वीडियोज में पढ़ा था, वहां पे देखा था टिंचर ऑफ आयोडीन, जो बिटाडिन के बारे में बता रहा था। बिटाडिन वगैरह भी आपका क्या है, तो बिटाडिन वगैरह भी एंटीसेप्टिक से। एंटीसेप्टिक का काम है, अगर कहीं कट गए हैं या घाव वगैरह है तो इन्हें बैक्टीरिया वगैरह के इफेक्ट से रोकने के लिए अगर उसे लगा दे तो वहां अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो वो उसे मार देगा, जिससे सेप्टिक होने से बचाता है। तब फिर कहिएगा कि ये आपका क्या है, एंटीसेप्टिक है। सेकेंड टर्म है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर या प्रशांतक ऐसी दवाइयां हैं जो जनरली जिनको स्ट्रेस ज्यादा है, जिनको तनाव ज्यादा रहता है या मेंटल डिजीज है, मन की बीमारी या मानसिक रोग है, इनके उपचार में जो आपको दवाइयां दी जाती हैं इसे ही ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। ट्रैंक्विलाइजर खाने से तुरंत में नींद आती है, जिससे तनाव वगैरह कम होता है। ट्रैंक्विलाइजर, इनके उदाहरण में सेकोनल, वेरोनल, ये सारे इसके उदाहरण में आते हैं। ये वेरोनल हो गया, ये आपका क्या है, सेकोनल है। चलिए सेक्शन सी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन पे क्या क्या लिखा हुआ मिला है। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 सेकंड इनवर्स एंड 0.07 सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी गिवन log 2 एंड log 7 का वैल्यू गिवन है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, अगर ये हम लोग लिखें तो हमें दिया हुआ है पहले टेम्परेचर कितना था 500 केल्विन T1, बाद में कितना हो गया 700 केल्विन, पहले कितना था वैल्यू रेट कांस्टेंट का K1 0.02 सेकंड इनवर्स, K2 कितना हो गया 0.07। आगे बढ़ते हैं, हमें EA का वैल्यू बताना है। अच्छा, कौन सा रिलेशन, अकॉर्डिंग टू
आर्हेनियस इक्वेशन आपने पढ़ रखा है log k2 बाई k1 इक्वल ये बाई 2.303 r 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2 होता है। ये हमारे लिए रिलेशन है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या सारा चीज दिया हुआ है, तो k2 k1 है, t1 t2 है, ये तो फाइंड आउट करना है r का वैल्यू। तो r का वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। तो चलिए हम लोग ये का वैल्यू निकालते हैं। log k2 0.07 0.02 ये फाइंड आउट करना है 2.303 r 8.314 t1 500 और ये 700 पॉइंट पॉइंट कैंसल 7/2 2.303 8.314 अगर इनके एलसीएम ले तो 500 इंटू 700 आप बता सकते हैं 700 माइनस 500 यानी कि कितना रहने वाला है 200। दो जीरोज कैंसिल करना चाहें कैंसिल कर सकते हैं। हमें log 7/2 का वैल्यू चाहिए ना, log 7/2 का वैल्यू यहां ले आते हैं। log 7/2 को लिखा जा सकता है log 7 माइनस log 2। log 7 का वैल्यू है 0.84 माइनस 0.30 यानी कि ये जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बच गया है 0.54। तो ये हो गया 0.54। ये ऐसे लिख सकते हैं ना, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन पे चलेगा, ये 2 आपका डिवीजन पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 0.54 डिवाइडेड बाई 2.303 8.314 5 700 और ये 2 आपका, एक मिनट, ये सारा मल्टीप्लिकेशन पे जाएगा, मैं गलत लिख रहा था, मैं नीचे लिख रहा था। ये हो गया 0.54 इंटू 2.303 इंटू 8.314 5 700 और ऊपर वाले 2 से क्या करना है डिवाइड कर देना है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आंसर आएगा इसे जूल पर मोल पे आंसर रिपोर्ट कर देना है। तो ये हमें एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा का मान मिल जाने वाला है। तो हमें बस एक फॉर्मूला याद रखना है, log k2 बाई k1 इक्वल ये बाई 2.303 r 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2 होता है। यहां से हमें t1 t2 k1 k2 r का वैल्यू फिक्स है, ये तो याद रख सकते हैं। ये सारा चीज दिया हुआ है, हमें ये का वैल्यू निकालना है। log का भी मान दिया हुआ है, log के मान से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। How is sulfuric acid prepared by contact process? How does it react with copper and carbon? संस्पर्श प्रक्रम से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है और इसकी अभिक्रिया कॉपर और कार्बन से करने पर क्या होता है। तो सबसे पहले कांटेक्ट प्रोसेस के स्टेप्स को जानते हैं। तो कांटेक्ट प्रोसेस के स्टेप्स को अगर आप देखें तो एक फिगर से मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कांटेक्ट प्रोसेस के स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप आता है कि सल्फर को हम लोग बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, या फिर सल्फर रिच और कोई है, कोई अयस्क है जिसमें सल्फर है, इसको जलाते हैं जिससे कि हमें सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, मिलता है। यानी कि पहला जो काम हमारे लिए है वो है सल्फर डाइऑक्साइड पाना। और सल्फर डाइऑक्साइड बनता किससे है, तो एक फर्नेस भट्टी है, इसमें हमने सल्फर डाल रखा है, इसमें हमने ऑक्सीजन डाल रखा है और ये दोनों भट्टी में सल्फर जलता है और आपको सल्फर डाइऑक्साइड देता है। सेकंड है, यहां से जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जाता है सामने वाले कैटलिस्ट चेंबर पे या कन्वर्टर जिसे कहा जाता है। यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भरा होता है V2O5। V2O5 के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। फिर से
वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके लिए याद रखना है कैटलिस्ट V2O5 हो गया। टेम्परेचर आपका क्या है, तो टेम्परेचर अराउंड 700 केल्विन के अराउंड रखा जाता है। थर्ड में आपका आता है यहां से कि जो गैसेज होनी चाहिए, ये मॉइस्चर गैसेज यानी ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, डस्ट, आर्सेनिक ऑक्साइड, ये सबसे फ्री होनी चाहिए, मतलब ये सब होने नहीं चाहिए, नहीं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देंगे। और यहां से जो आपको मिला ये आया आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहां से जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये जो आपको एब्जॉर्बर दिख रहा है, एब्जॉर्बर के बॉटम से यहां लाया जाता है और ऊपर के साइड से यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है। जब आप गैस को यहां से इस पे लाएंगे तो ये गैस धीरे धीरे ऊपर आएगा और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड तो लिक्विड है, इसका स्प्रे होगा और दोनों जाकर आपस में कंबाइन होते हैं। तो थर्ड स्टेप है सल्फर ट्राइऑक्साइड कंसेंट्रेटेड H2SO4 में डिजोल्व होता है, जिससे ये ओलियम बनाता है। फिर से यहां से जो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड आया, ये बॉटम साइड से आया और ऊपर से हम लोग स्प्रे कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे यहां पे करेंगे तो ये इससे कंबाइन होकर आपका ओलियम बनाता है। और फाइनल लाइन है मेरा, जब ये ओलियम बन गया तो इसमें अपने अकॉर्डिंग वाटर मिला के हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं जिस कंसेंट्रेशन का आप चाहते हैं। और ये हमें यहां से हमने वाटर इंसर्ट कराया और फाइनली हमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एज ए प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये मेरे लिए डायग्राम है कि कैसे करके ये आपका कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अब आई बात कि ये रिएक्ट कैसे करता है कॉपर एंड कार्बन से। तो कॉपर से रिएक्ट कैसे करेगा और कार्बन से, तो कॉपर जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ये कॉपर सल्फेट बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है एंड वाटर फॉर्म करता है। और सेकंड है आपको बताना है कि ये आपका कार्बन से कैसे रिएक्ट करेगा। तो कार्बन से रिएक्ट करके ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए इस पे 2 लगा लिए, CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। तो Cu प्लस सल्फेट प्लस 2 टाइम्स H2O, ये मेरा बन गया कॉपर सल्फेट वाला रिएक्शन। तो कॉपर जब H2SO4 से रिएक्ट करता है, आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट एंड SO2 फॉर्म करता है। और कार्बन से जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2 ये फॉर्म करता है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन लगभग सारे ही मॉडल सेट में, आज में हम लोग थर्ड मॉडल सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो सारे ही सेट्स में है, तो इसे थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे। H2S2O8, H2S2O8 इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, एक साइड पे डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। ये है आपका H2S2O8 का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इसमें सारे ये आपका आ जाएगा। XeO3 का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड O, ट्रिपल बॉन्ड O, ट्रिपल बॉन्ड O, ऊपर साइड में लोन पेयर होता है ना। XeOF4 का स्ट्रक्चर है O F F F F, और यहाँ पे ये लोन पेयर रह जाएगा। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर ये आपका क्या है, जैसे स्ट्रक्चर पे ये तो कोई फाइनाइट ये रेगुलर ज्योमेट्री से है नहीं, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। ये वाले को कहा जाता है कि ये आपका क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में SF4 का स्ट्रक्चर जो होता है, देखिए ये सब कैसे बता रहे हैं, पिछले क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। फ्लोरीन 1 अगर बॉन्ड बना लेगा तो आपको पता है कि 4 बॉन्ड पेयर होंगे सेंट्रल एटम पे और एक लोन पेयर होगा। 4-1 का जो स्ट्रक्चर होता है बस आप इसे ड्रॉ कर दीजिए, इसे ही कहिएगा कि ये आपका क्या है, इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो इसके स्ट्रक्चर के लिए
तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं सल्फर F F F F और ये लोन पेयर, और ये जो है ये सीसो सेप है। एसिड एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाए S S S S S S तो ये है आपका एसिड का स्ट्रक्चर, जिसे पकड़ रिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, हिंदी में क्रिटिकाकार वलय संरचना। ये आपका क्या हो गया, एसिड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको इन पे शॉर्ट नोट बताना है। तो पहले वाले में है हम लोग हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमीमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। आपको याद रखना होगा हॉफमैन ब्रोमाइड का जो इनिशियल यानी कि रिएक्टेंट क्या है, तो रिएक्टेंट है एमाइड। एमाइड को जब कभी भी ब्रोमीन के साथ NaOH या फिर KOH के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो यहां से ये एक कार्बन कम का प्राइमरी एमाइड बनाता है। बस इतना ही याद रखना है। जब कभी भी आप एमाइड को ब्रोमीन एंड NaOH या KOH के साथ में हीट कीजिएगा, तो यहाँ पे जितने भी R में जितने भी कार्बन और एक CO वाला कार्बन था, तो CO वाला कार्बन आपका हट जाएगा और यहाँ से प्राइमरी एमाइन बनता है। साथ में और क्या बनता है वो सब तो बाद का चीज है, कारण बाई प्रोडक्ट आप लिखे ना लिखे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। कोई भी एमाइड है, जैसे आप बेंजीन के साइड से भी बता सकते हैं, इसको ब्रोमीन NaOH के साथ अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो बस, या KOH भी लिख सकते हैं, एक एग्जांपल पे KOH लिख लेते हैं, के साथ हीट कर रहे हैं तो यहां से जो आपका CO है ये हट जाने वाला है और प्राइमरी एमाइन बनने वाला है। डिग्रेडेशन इसलिए कहा जाता है, यह निम्नीकरण, इससे कार्बन श्रृंखला डिग्रेड हो रहा है, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या घटती है, इसके कारण इसे डिग्रेडेशन कहा जाता है। सेकंड B नंबर है कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। कपलिंग रिएक्शन मेनली दिखाता है आपका जितने भी आपके क्या है डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं, डाइजोनियम सॉल्ट्स में ये है डाइजोनियम, और ये मान लीजिए फिनोल या एनिलीन कुछ भी है, तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन हटता है, यहां से Cl हटता है। ये रिएक्शन पूरा पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्थो एंड पैरा में होता है, तो मेनली पैरा पॉइंट पे होता है, तो यहाँ हम लोग पैरा पॉइंट पे दिखा रहे हैं। तो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, Cl हट जाएगा और ये जाके जुड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है कि ये कपलिंग रिएक्शन है। ध्यान से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फिनोल एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स टू फॉर्म, ये क्या हो गया, ये पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर यही एनिलीन होता तो यहाँ NH2 रहता, तो यहाँ NH2 होता, तब में नाम चेंज हो गया, आप लिखते हैं पेरा एमिनो एजोबेंजीन। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसे ही कपलिंग, या ये जो रिएक्शन है इसे ही हम लोग कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। थर्ड है केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन क्या है, तो केनिजारो रिएक्शन अल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अंडरगो या ऑन हीटिंग विथ concentrated NaOH undergo disproportionation reaction to form sodium salt of carboxylic acid and a primary alcohol। मतलब ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद अगर कोई कार्बन होता है तब कहते हैं कि वो आपका अल्फा कार्बन है, तो उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, यानी कि यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है
उनको अगर कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में हीट कीजिएगा तो यहां डिसप्रोपोर्शनेशन होगा। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है, और इसी का रिडक्शन होता है और ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कि ये आपका क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन के लिए शर्तें एल्डिहाइड होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तभी ये कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन पे हैं हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, और हमें ट्रीट करना है। तो जैसे फर्स्ट दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं NH2OH से। तो NH2OH से जब आप रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन जब कभी भी अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। यहां से O और यहां से H2 इलिमिनेट हो जाता है और ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, और ऐसे करके जो कंपाउंड बनता है इसे ऑक्जिम कहते हैं, और ये हाइड्रोक्साइल एमीन है। B एसीटोन, एसीटोन यूजुअली हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम बस यही रिएक्शन दिखाने के लिए हम लोग आगे करके लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर कलर एसीटोन, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन से, फिर से वही ऊपर वाला रिएक्शन O और NH2 रिप्लेस हो गए या इलिमिनेट हो गए और यहां आ गया NNH2, और ऐसे करके जो बना ये हाइड्रोजन कहलाएगा। C फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद H2SO4। फॉर्मिक एसिड को अगर H2SO4 से रिएक्ट कराइएगा कंसंट्रेटेड वाले, तो आपको पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर इससे पॉसिबल हुआ तो जितना वाटर मॉलिक्यूल हटा सकता है ये हटा देगा। तो आपको दिख रहा है कि यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस किया जा सकता है, तो यहां पे क्या रह जाएगा, तो कार्बन रह जाएगा। सॉरी फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड लिख रहा है। फॉर्मिक यानी HCOOH। कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो यहां से ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस या रिमूव कर देगा, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो साथ में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये जिस भी मॉलिक्यूल पे जाएगा वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालने में ये एबल है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये पिछले वाले मॉडल सेट में भी था, इसे ही हम लोग हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं, HVZ। HVZ में होता है कि एक एक हाइड्रोजन एक एक क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। तो पहली बार में एक हाइड्रोजन गया, वहां पे क्लोरीन आया, HCl रिमूव हो गया, फिर से क्लोरीन रेड फास्फोरस से रिएक्ट कराएंगे और एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसके बदले में क्लोरीन आ गया, और एक बार रिएक्ट कराएंगे और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्लोरीन आ गया। ये है मेरा कंप्लीट रिएक्शन जब कभी भी क्लोरीन एंड रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्ट कराइएगा। रिएक्शन का नाम याद रखना है, ये है HVZ यानी कि हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। फाइनल E। एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH। एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH। ये रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन का। एसिटल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करने से ये हाइड्रोजन यहां आ जाता है, जिससे ये CH3CHOH CH2CHO फॉर्म करता है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन है, कारण है कि इसके प्रोडक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप भी आता है और अल्कोहल ग्रुप भी आता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री मॉडल सेट 3 को सॉल्व कर लिया है कंप्लीटली। मैं ये जितने भी बोर्ड पे मैंने लिखा है, जितने भी सॉल्व किया, इसे मैं PDF के फॉर्म पे YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। उसे अच्छे से आपको सॉल्व करना है, एक कहीं पे कैलकुलेशन बाकी है उसे आपको कैलकुलेट करना है,
और अगले वीडियोज में फिर हम लोग इसी के केमिस्ट्री के मॉडल सेट 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।